हेलो एवरीवन, आई एम रिच एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज अराउंड अप्रैल 2023 मंथली करंट अफेयर। और आज का डिस्कशन 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के अराउंड रहेगा। वन इज बुक्स एंड ऑथर्स, अनदर इज अपॉइंटमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलरली उनकी एमिनेंट पोजीशंस पे जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, और अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अगेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। देन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, नेशनल इंटरनेशनल दोनों कैटेगरीज के देखेंगे। एंड फाइनली ओबिचुअरीज, यानी ऐसी कोई प्रमुख व्यक्ति हैं, हस्तियां हैं जिनका निधन हुआ है और उनसे रिलेटेड एग्जाम में कुछ सवाल बन सकता है, जैसे उनके करियर से रिलेटेड या प्रोफेशन या फिर उनकी अवार्ड से रिलेटेड एटसेट्रा। तो वो बायोग्राफीज का ब्रीफ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आज के सेशन को अगर आप देखें तो सिर्फ करंट अफेयर के एंगल से तैयारी नहीं होगी, ये तो होगी ही होगी, साथ ही साथ हम स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते चलेंगे। जैसे कि अपॉइंटमेंट्स में सिर्फ कौन अपॉइंट किस पोजीशन पे हुआ ये नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट भी जहां भी जरूरी होंगे वो कवर करेंगे। अवार्ड्स के बारे में भी जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो कवर करेंगे। सेम गोज फॉर अदर टॉपिक्स, राइट। नए स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली मैं बता दूं, हर महीने हम 5 पार्ट्स के अंदर मंथली करंट अफेयर लेकर के आते हैं। ये पांचों पार्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते। जैसे इस महीने की हम बात करें अप्रैल 23 की, तो ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, लिंक डिस्क्रिप्शन है पूरी प्लेलिस्ट का 2023 का, आप बाद में देख सकते हो। सो इसी तरह से आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं। देन स्टेट न्यूज़ आएगी, नेशनल आएगी, इंटरनेशनल आएगी, स्पोर्ट्स न्यूज़ अलग आएगी, डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी अलग आएगी। तो ये सारे वीडियो आप जब जब जैसे जैसे चाहें देख सकते हो, दे आर नॉट लिंक टुगेदर। बट इनका जो PDF होता है वो अवेलेबल करवाया जाता है एक साथ। इन सभी पांचों का एक सिंगल कंसोलिडेटेड PDF होता है जो कि parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। इंग्लिश वर्जन 7th ऑफ एवरी मंथ आ जाता है और हिंदी वर्जन 10th तारीख तक आ जाता है हर महीने के, ठीक है। लेकिन अगर आपने परचम ऐप से PDF बैंक या CA सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो जैसे जैसे हम एक एक पार्ट कवर करते चलते हैं ऑटोमेटिकली ऐड होता जाता है, राइट। चलिए, सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे किक स्टार्ट क्वेश्चंस के साथ। किक स्टार्ट, गाड़ी को स्टार्ट करो। कौन सी गाड़ी? दिमाग की गाड़ी, बिकॉज नाउ विल बी गोइंग इनटू स्टडी मोड। सो एकदम फाइन ट्यून हो जाइए, अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ले आइए। और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं ताकि आपका पूरा अटेंशन यहाँ आ जाए। ये 2 क्वेश्चंस आंसर करने का ट्राई कीजिए अगर आपको आते हैं। अगर आप चैनल से डेली वीकली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो जो पूजा मैम लेते हैं, यहाँ से नहीं कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो इफ़ यू नो द आंसर्स राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। राइट आंसर्स विल बी गेटिंग अ हार्ट। ऑफकोर्स बहुत बड़ा कुछ अवार्ड रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एनकरेजमेंट होता है दैट योर प्रिपरेशन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नहीं आता अगर इनका आंसर तो क्या करें? तो कुछ नहीं करें, बिकॉज आज का सेशन है ही इसलिए इनके आंसर्स आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द बुक इन परसूट ऑफ पीस इज रिटन बाय होम। किताब का नाम क्या है? इन परसूट ऑफ पीस। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर कीजिए। दूसरा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। हाल ही में काफी सारे हाई कोर्ट को या तो एक्टिंग चीफ जस्टिस मिले हैं या फिर चीफ जस्टिस न्यू अपॉइंट हुए हैं। उन्हीं से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए हैं, राइट। अगर नहीं आता ना आंसर, गूगल करना चाह रहे हो तो रुकिएगा मत, गूगल करके लिखिए, क्योंकि जब हम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं तो भी आंसर दिमाग में टिकता है। सो इवन दैट इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी से, which is books and authors. Alright, so पहली किताब और उससे रिलेटेड सारी इन्फो हमें दिख रही है। बुक का कवर आप यहाँ से देख सकते हो। बुक टाइटल्ड वॉर एंड वुमेन। बुक का नाम क्या है? वॉर एंड विमेन, रिटन बाय डॉक्टर M.A. हसन। तो यूजली बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं? सीधे सीधे आते हैं, ये किताब है, इसके ऑथर क्या रहे, या इस ऑथर ने इनमें से कौन सी किताब लिखी है। मेजॉरिटी 99% यही आते हैं। कभी कभी एग्जामिनर का बहुत ही मन हो जाए तो पब्लिकेशन पूछ लेगा, बट वो भी अगेन बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। और थीम हम साथ में बताते चलते हैं, बुक किस के बारे में है, ताकि इस बुक को याद रख पाना बहुत ईजी हो जाता है। व्हेन यू नो अबाउट समथिंग लर्निंग बिकम्स ईजी। सो बुक का टाइटल है वॉर एंड विमेन। किसने लिखी है? डॉक्टर M.A. हसन। अब एक और चीज़ बता दूं, मैं निमोनिक्स देते चलूंगी, यानी निमोनिक टेक्निक्स का हम छोटे छोटे मेमोरी हिंट्स का इस्तेमाल करेंगे सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए। तो एग्जाम में जब 4 ऑप्शन मिलेंगे आप फटाफट से राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन भी हम डिस्कस करेंगे। सो वॉर एंड विमेन, M.A. हसन कैसे याद रखें? देखो, विमेन के अंदर बहुत सारी वॉर चलती रहती है ना, अलग अलग लेवल पे, लेकिन फिर भी बाहर उनकी हंसी बंद नहीं होती, तो हंसती रहती हैं। सो विमेन एंड वॉर का कैसा कोरिलेशन है? अंदर वॉर है लेकिन बाहर हंसी है, तो हसन याद रहेगा, M.A. हसन। और या माँ से भी कर सकते हो, माँ हंसती रहती है अंदर कितनी भी वॉर हो, और वो वुमेन है, ठीक है।
अब ये जो बुक है ये है किस थीम के ऊपर, इसका थीम भी ऐसा ही है कि जो 1971 का बांग्लादेश का वॉर हुआ था लिबरेशन का, उसमें विमेन का जो सेक्सुअल वायलेंस उन्होंने झेला है उससे रिलेटेड बंगाली विमेन ने पर्टिकुलरली उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और इस बुक को इम्पॉर्टेंट क्यों कहा गया है, बिकॉज इट हैज़ बीन लॉन्च ड्यूरिंग द 52nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। एक चीज़ यहीं पे समझो, पढ़ना एक चीज़ होती है और किस तरह से और क्या पढ़ना है वो एक और स्ट्रैटेजी होती है। छोटा सा मैं एक बात यहाँ बोलूँगी, काफ़ी सारी लिस्ट होती है इन बुक्स एंड ऑथर्स की, जैसे कि फिक्शन बुक्स होती हैं, रोमांटिक लव स्टोरीज हो गई, नॉवेल्स हो गई। कौन सी बुक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, इसको थोड़ा सा हमें समझना होता है। अगर कोई एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म पे उसका लॉन्च हुआ है, किसी बहुत एमिनेंट पर्सन ने उसको लिखा है, तो वो किताबें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, या किसी एमिनेंट पर्सन ने उसको रिलीज़ किया है तो वो बुक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर किसी पॉलिटिकल मुद्दे से रिलेटेड है या किसी नेशनल इंपॉर्टेंस या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे से रिलेटेड बुक है तो वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वही किताबें हमें पढ़नी है, पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए आ जाइए। सो इवेंट जो था वो बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स पार्लियामेंट ने ऑर्गेनाइज किया था यूरोप के अंदर, एंड लाइक आई टोल्ड यू बंगाली विमेन पे सेक्सुअल वायलेंस जो हुआ उसके बारे में लिखा गया है। सो वॉर एंड विमेन किसने लिखी, माँ हसन। माँ हंसती रहती है, वॉर कितनी भी हो अंदर। ओके, आगे चलते हैं। कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर लिखी गई है नंदिनी दास द्वारा। किताब का नाम है कोटिंग इंडिया, ये मेन टाइटल है कोटिंग इंडिया। इंडिया में जो कोर्ट्स होते थे ना, दरबार लगते थे, और फिर एक सब टाइटल होता है जिसमें लिखा है इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। नंदिनी दास ने लिखी है। अगर आप नंदिनी दास को नहीं जानते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो कोर्ट्स होते थे ना, यानी जो दरबार होते थे, उनमें कोई ना कोई दास भी आपको दिख जाएगा। महल है तो दास भी होंगे, तो कोर्ट और दास इन दोनों का एसोसिएशन आप बिठा करके याद कर सकते हो। बाकी ऑप्शन आएंगे, मार्क कर देंगे हम। इस बुक के अंदर बेसिकली वही जो इंग्लैंड और मुगल्स के दौरान पूरे जो टाइम था उसकी व्याख्या की गई है, उसके डिस्क्रिप्शंस हैं इसके अंदर। पर्टिकुलरली थॉमस रो का जो 4 साल का स्टे था एज इंग्लैंड एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर 1615 में, उसके सारी बातें इस किताब के अंदर मेंशन की गई है, उसके ऊपर ये बुक फोकस्ड है। अ न्यू बुक गांधी सियासत एंड संप्रदाय रिटन बाय पीयूष बाबले। सो गांधी जी के ऊपर ये किताब है कि गांधी जी कैसे सियासत और सांप्रदायिकता से, नॉट सांप्रदाय, सांप्रदायिकता आएगा यहाँ पे, दायिकता, सो इससे जुड़ी ये किताब है। और ये बुक के ऑथर ऐसा कहते हैं कि गांधी जी के से रिलेटेड जो मिथ है कि भाई जो पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का वो इनकी वजह से हुआ था, इसके ऊपर से मिथ हटाने की कोशिश है ये किताब। और इसमें कौन से वो इवेंट्स थे जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ उसके ऊपर डिटेल में चर्चा की गई है। और इस बुक में काफ़ी सारे कोट्स डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब से लिए गए हैं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ एक और चीज़ हमें ध्यान में लेने को मिलती है कि अंबेडकर साहब की किताब है, कौन सी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्टीशन हुआ या पाकिस्तान, ये वाली थीम के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। सो कमिंग बैक टू दिस, पीयूष बाबले। सो बबली होती है ना, छोटी सी बबली, कह रहे बबली को हम गांधी जी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे सियासत और कैसे सांप्रदायिकता में वो उलझे हुए थे, नहीं थे। तो बबली यानी छोटी सी बच्ची, ऐसे करके आप या तो पीयूष बाबले सीधे कर लीजिए, बाबले क्योंकि डिफरेंट सा सरनेम है, याद हो सकता है, नहीं तो बबली से आप कर सकते हैं। चलते हैं आगे। बुक टाइटल द बीटल एंड द मनी बग, बैंक बाजार गाइड टू फाइनेंशियल वाइल्ड। सो मेन टाइटल क्या है, द बीटल एंड द मनी बग। तो सारे कीड़े मकोड़े हैं लेकिन पैसों से रिलेटेड हैं, और ये किताब लिखी है अदिल शेट्टी एंड AR हेमंत ने, अदिल शेट्टी एंड AR हेमंत। अब रोहित शेट्टी को आप जानते हैं, रोहित शेट्टी जो खतरों के खिलाड़ी होस्ट करते हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर। तो अगर आप उनको जानते हैं तो खतरों के खिलाड़ी में इतने सारे कीड़े मकोड़े बग्स के साथ में वो काम करते हैं, तो बस उसी से आप एसोसिएट कर सकते हो कि बीटल, ये सब रोहित शेट्टी से अदिल शेट्टी याद रहेंगे। और अदिल शेट्टी कौन है, ही इज़ रिलेटेड टू bankbazaar.com, उसके CEO और को फाउंडर है, और उनके साथ में AR हेमंत जी ने मिलकर के किताब लिखी है। सो फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए बुक है ये बेसिकली। ओके, चलिए नेक्स्ट किताब की ओर मूव करते हैं। लेट मी ट्राई एंड चेंज द पेन कलर। बुक टाइटल सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो, ऑथर्ड बाय बोरिया मजुमदार। बोरिया मजुमदार जी ने लिखी है, जो कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स कमेंटेटर और कॉलमनिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं, स्पोर्ट्स कॉलम। उन्होंने लिखी है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो। सो बोरिया मजुमदार अगर अगेन आप नहीं जानते हैं तो कैसे कर सकते हो कि देखो सचिन जी को इतने सालों से हम खेलते हुए देखते आए हैं, उनकी बातें भी हमेशा से चलती रही हैं, पर हम कभी बोर नहीं हुए, मज़ा ही आता है उल्टा,
ठीक है, तो मज़ेदार रहे हैं सचिन, कभी बोरियत नहीं हुई, तो बोरिया मजुमदार सचिन @50 याद हो जाएगा। इनके अंदर उन्हीं के रिकलेक्शंस और सारी बातें उनके अचीवमेंट की गई हैं। टेनिस लेजेंड जयदीप मुखर्जी लॉन्चेस हिज ऑटोबायोग्राफी क्रॉस कोर्ट। सो अगर आप जयदीप मुखर्जी के बारे में जानते हैं, ये टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं और इन्होंने डेविस कप के अंदर इंडिया की तरफ से कैप्टनसी भी की थी। सो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, क्रॉस कोर्ट। क्रॉस कोर्ट नहीं जानते, नो प्रॉब्लम, हम ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें जानते हो, वरना याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सो हम सीधे सीधे फिर भी एसोसिएशन करेंगे जयदीप मुखर्जी और क्रॉस कोर्ट का। कैसे करें? अब अगर आप किसी के साथ कुछ खेल रहे हो और उसने क्रॉस कोर्ट बॉल मार दी, कोर्ट है तो मतलब या तो कुछ ना कुछ खेल ही रहे हो ना, तो क्रॉस कोर्ट अगर उसने बॉल दे दी तो एकदम आपका मुख अजीब सा हो गया, क्या है भाई सीधे सीधे देना, हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। सो क्रॉस कोर्ट बॉल आते ही आपका मुख अजीब सा हो जाता है। सो मुखर्जी थोड़ा सा हिंट हो जाएगा क्रॉस कोर्ट के साथ में। जयदीप मुखर्जी की बुक है क्रॉस कोर्ट। ऑलराइट, देन निर्मला सीतारमन लॉन्चेस अ बुक टाइटल रिफ्लेक्शंस। किताब का क्या नाम है? रिफ्लेक्शंस। और ये लिखी किसने है? नारायणन वाघुल जी ने। नारायणन वाघुल जी ने मुंबई के अंदर इसका विमोचन हुआ। और किसने किया? निर्मला सीतारमन जी ने किया। अब देखो, निर्मला सीतारमन सीधे फिनेंस मिनिस्टर अगर लॉन्च कर रही हैं तो बुक हमें ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अगर हम बात करें नारायणन वाघु जी की, तो ये भी नोटेड बैंकर रह चुके हैं और इन्होंने अपना ही जो एक्सपीरियंस रहा है फिनेंशियल जर्नी का इतना ओवर द टाइम फिनेंशियल लैंडस्केप में, वो डिस्कस किया है वाइल ही वॉज इन दी बैंकिंग प्रोफेशन। तो अब देखो फिनेंस के साथ क्या होता है, फिनेंस के साथ क्या होता है, वाह गुल हो गए, अभी पैसे आए अभी गुल हो गए, अब हम बैठे बैठे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। ओके, सो रिफ्लेक्शंस, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, किस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि फिनेंस अभी तो आया था, वाह गुल भी हो गया, तो वागुल से नारायणन वागुल, वागुल जी याद रह जाएंगे। सतेंद्र कुमार लांबाज बुक, किसकी बुक है? सतेंद्र कुमार लांबा जी की। इनकी मेमोयर है, अब ये नहीं रहे, इनकी वाइफ ने लॉन्च की है। सो सतेंद्र कुमार लांबाज बुक इन परसूट ऑफ पीस, जो आपसे मैंने किक स्टार्ट क्वेश्चन में पूछा था। इन परसूट ऑफ पीस किसने लिखी है? सतेंद्र कुमार लांबा जी ने लिखी है। एंड इसके अंदर इसका जो सबटाइटल है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर्स। तो 6 प्रधानमंत्री बदल गए जब लांबा जी काम कर रहे थे तब से लेकर के अब तक, और उन सब में कैसे कैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ग्रो किए हैं, वर्सन हुए हैं, उनकी बात की जा रही है। लॉन्च किया इनकी वाइफ नीना लांबा ने, और इसमें फॉरवर्ड है प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। फॉरवर्ड यानी स्टार्टिंग की जो कुछ लाइंस बोली जाती हैं इसके बारे में। देन सतेंद्र कुमार लांबा जी की अगर हम बात करें तो 2 टेन्योर उन्होंने पाकिस्तान में डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन या हाई कमिश्नर के तौर पर निकाले हैं। चेयरमैन रह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड के। ओके, और उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान में भी काम किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान। राइट, सो सतेंद्र कुमार लांबा ये है इन परसूट ऑफ पीस। तो अगर हम देखिए, ये थोड़ी सी फिलोसफिकल या मेडिटेटिव एंगल से, स्पिरिचुअल एंगल से ले लीजिए कि पीस का जो परसूट है ना, एक परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी थी, परसूट ऑफ पीस, आपको शांति की जो खोज है ना वो छोटी सी नहीं होती कि चलो आज खोजना शुरू किया और मिल गई, बहुत लंबा है ये परसूट। परसूट यानी खोज। सो आप जब पीस के पीछे जाओगे तो बहुत लंबा है। इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में जो पीस है वो भी बहुत हो सकता है बहुत लंबे समय बाद आए। सो लंबा से लांबा याद रखिएगा, सतेंद्र कुमार लांबा। और सत्य बात है ना, सतेंद्र कुमार लांबा। छोटे छोटे हिंट्स ही होंगे, इन हिंट्स को एसोसिएट कर लीजिए, एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन से हटाने में भी ईजी हेल्प होगी और डायरेक्टली हिट करने में भी। अ न्यू बुक, अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज। किताब का क्या नाम है? अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट। बुक के कवर देख लिया कीजिए एक बार, मेमोरी में हेल्प करते हैं। सो रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट ये मेन टाइटल है। उसके अलावा नैरेटिव्स ऑफ चेंज ये लिखी है आशीष कुंद्रा जी ने। किसने लिखी है? आशीष कुंद्रा जी ने। तो कुंद्रा सरनेम सुनते ही क्या याद आता है? एक तो शिल्पा शेट्टी जी के हस्बैंड है राज कुंद्रा, और भी कोई एक्टर वैक्टर हैं कुंद्रा करके, है ना, टीवी पे आते हैं। सो कुंद्रा से अगर आपको राज कुंद्रा याद आ जाते हैं उनको ले लीजिए, बिकॉज आशीष कुंद्रा जी का हो सकता है आपको चेहरा पता ही नहीं हो। राइट, तो जिसके बारे में पता है कुंद्रा से जो भी याद आते हैं उनको जोड़ लीजिए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट से, कि कुंद्रा जो है राज कुंद्रा वो गए हैं नॉर्थ ईस्ट में और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुए उनके बारे में व्लॉग वगैरह बना करके या बुक लिख करके हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट कुंद्रा। कौन से कुंद्रा? आशीष कुंद्रा। पूरा नाम याद नहीं भी रहे तो कुंद्रा सरनेम से काम चल जाएगा। और
ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। ये जो बुक है ये काफ़ी बड़े बड़े लोगों की प्रेजेंस में लॉन्च की गई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, पेमा खांडू और अमिताभ कांत, इन सबकी प्रेजेंस में हुई है। नॉर्थ ईस्ट में जो आशीष कुंद्रा जी हैं उनकी काफ़ी साल पोस्टिंग वहाँ रही है, दैट इज़ हाउ ही हैज़ रिटन द बुक। देन अमिताभ घोष न्यू बुक स्मोक एंड एशेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सब किताबें बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। अमिताभ घोष जी की नई किताब है स्मोक एंड एशेज, अभी रिलीज होगी जुलाई 23 के अंदर। स्मोक एंड एशेज कैसे याद रखें? अमिताभ घोष वैसे तो बहुत पॉपुलर ऑथर हैं, लेकिन फिर भी बाय एनी चांस इफ यू डू नॉट नो तो अमिताभ बच्चन हाँ ही है ना, तो वो घोषणा कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन घोषणा कर रहे हैं जल्दी बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि स्मोक और एशेज निकल रही हैं। अंदर कोई अफीम वगैरह पी रहा था तो पूरे में आग वाग लग गई। अब अफीम कहाँ से? बिकॉज ये बुक इसी के बारे में बात करती है। इट टॉक्स अबाउट जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्री, कैसे हिस्ट्री ओपियम के इर्द गिर्द ट्रेड से चेंज हुई है, डेवलप हुई है, वो सारी बातें इसके अंदर की गई और कैसे लाइफ को इसने इम्पैक्ट किया है। राइट, तो अमिताभ जी घोषणा कर रहे हैं स्मोक आ रहा है और एशेज गिर रहे हैं, जल्दी बाहर निकलो। तो स्मोक एंड एशेज बाय अमिताभ घोष हो जाएगा। यहीं पे अमिताभ घोष जी की काफ़ी और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, गन आइलैंड एंड द ग्रेट डिरेंजमेंट, जो कि हमने करंट अफेयर में भी कवर किया था पहले। राइट, सो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन में, जैसे बैंकिंग, SSC, टीचिंग, मिलिट्री सर्विसेज से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे, अपॉइंटमेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ओके उससे पहले फर्स्ट माइलस्टोन क्वेश्चन, क्योंकि एक कैटेगरी हमने पूरी कर ली, दूसरी कैटेगरी है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी सेक्शन में मिलेगा, पर आंसर करने की कोशिश कीजिए। Who has been appointed as the president of National Rifle Association of India? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? अब देखो, जब हम पढ़ाई करने के बाद ऐसे क्वेश्चन से खुद की प्रोबिंग करते हैं, खुद से ही चेक करते हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्विक रिकॉल भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो 2-4 बार खुद से प्रोबिंग कर लिया कीजिए। और खुद नहीं कर पाएँ तो आई एम श्योर आपने अभी तक ये प्रोडक्ट चेकआउट कर लिया होगा परचम के वेबसाइट और ऐप पे, दैट इज़ सवाल इसी पर्पज से लाया गया है कि आप जो भी थ्योरी की तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर्स की, फटाफट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हर क्वार्टर के, ये एक क्वार्टरली ई बुक है जिसमें कि हर क्वार्टर के 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, MCQ, उनके साथ में फिर एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, क्रिस्प एक्सप्लेनेशन, ताकि अगर आप कोई बच्चा थ्योरी नहीं भी पढ़ता तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी, और जिसने तैयारी की है फटाफट से आप सारी चीज़ें रिवाइज रिकॉल कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वार्टर की जो बुक है Jan to March की, ऑलरेडी parchamclasses.in पे अवेलेबल है, और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, यानी कि हर क्वार्टर की ई बुक आपको मिल जाए एक ही जगह पे, तो वो परचम ऐप पे अवेलेबल है, एनुअल सब्सक्रिप्शन। उसमें 4 ई बुक्स जैसे जैसे क्वार्टर खत्म होगा ऐड होती जाएंगी। ये सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपॉइंटमेंट्स की तरफ। सो जो आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये रहा, जस्टिस TS शिवागनम, नॉट शिवागनम, ये शिवगणनम है, शिवागनम नहीं है, शिवगणनम। जस्टिस TS शिवगणनम अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस कैलकाटा हाई कोर्ट। सो कैलकाटा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? TS शिवगणनम। शिव के गण होते हैं ना, उससे रिलेटेड याद कीजिएगा। तो अब याद करने का बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम कट्टा हो गए शिव जी से। किससे कट्टा हो गए? कट्टा होते हैं ना, बचपन में करते थे कट्टा अब्बा। सो हम कट्टा हो गए हैं शिव जी से, क्योंकि वो हमारे सारे केसेस जो हम उनके पास लेके आते हैं, यानी जो रिक्वेस्ट लेके आते हैं, खारिज कर देते हैं, कुछ हमारी बात नहीं सुन रहे। तो हम कट्टा हो गए शिव जी से। कट्टा किससे आएगा? कैलकटा से कट्टा आएगा, और शिवगणनम से शिव आ जाएगा। सो हम शिव जी से कट्टा हो गए हैं। क्या आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हो? आप तो सबसे बड़े कोर्ट में आपके सामने हम खारिज अर्जी लेके आते हैं, आप खारिज कर देते हो। अच्छा, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने प्रकाश श्रीवास्तव जी को रिप्लेस किया है, जो कि मार्च 30 को रिटायर हो गए थे, और इनका जो टेन्योर है वो सितंबर 25 तक रहने वाला है। तो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस अच्छे खासे हैं। अब अगर हम बात करें एक्टिंग चीफ जस्टिस की, बिकॉज ये पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट हुए थे, इन्होंने प्रकाश श्रीवास्तव जी को रिप्लेस कैसे किया था? एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए थे ये, फिर उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट
प्रॉपर किया गया। तो आर्टिकल 126 है जिसके तहत एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो गया। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, क्या नाम है? जस्टिस अपरेश कुमार सिंह इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। कौन सी हाई कोर्ट है? त्रिपुरा हाई कोर्ट। सो त्रिपुरा हाई कोर्ट, हम ट्री पे अप चढ़ने की रेस लगा रहे, कौन सबसे ऊपर जाता है, कौन सबसे ऊपर जाता है। सो अप रेस, अप जाने की रेस, पेड़ों पे चढ़ते थे ना बचपन में, हम तो चढ़ते थे, आपका नहीं पता। सो पेड़ों पे चढ़ते हैं, अप जाने की रेस लगाई जा रही है, किस पे? ट्री पे। तो त्रिपुरा अपरेश, अपरेश आपको याद रहेगा, अपरेश कुमार सिंह चीफ जस्टिस बन गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट के ये जज रह चुके हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस टी अमरनाथ गौड़ जी को, ठीक है, जो कि कुछ नहीं, आगे आ जाओ। जस्टिस एस वी भट्टी, कौन है? जस्टिस एस वी भट्टी अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट को एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी मिले हैं, अभी इनका परमानेंट मतलब इनका प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। सो एक्टिंग कौन है चीफ जस्टिस केरला हाई कोर्ट के? भट्टी में डालो करेला, रोज रोज मम्मी आप करेला बना देते हो, मैं करेला खा खा के परेशान हो गई हूँ, भट्टी में डालो आपका करेला, ठीक है। सो भट्टी में डालिए करेला। सो केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए एस वी भट्टी जी। और आर्टिकल 223 है जो कि प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं, किसको अपॉइंट कर सकते हैं? जस्टिस, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। देन इन्होंने रिप्लेस किया है चीफ जस्टिस एस मनी कुमार को, राइट। आगे चलें, ये पिक्चर ब्लर रही होगी जो पहले थी। Who was appointed as acting chief justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट को भी एक्टिंग चीफ जस्टिस मिले हैं और उनका नाम है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। तरलोक सिंह चौहान, तर जाते हैं ना लोक से, तरलोक। सो हिमालय में बैठ के बहुत से लोग साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे, क्यों? ताकि इस लोक से तर जाएं। तो बस वही हिमाचल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तरलोक सिंह चौहान। हिमालय में साधना करने से तर जाते हैं, एसोसिएशन बिठा सकते हैं। सो 28 अप्रैल से जो श्रीमती जस्टिस सबीना थी, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थी, उनका ही प्रॉपर अपॉइंटमेंट करवाने की बात थी, लेकिन उनका उसी 62 की एज अटेन हो जाने की वजह से उनको नहीं अपॉइंट किया जा सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी एज 65 ईयर्स होती है रिटायरमेंट की, और जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं उनकी 62 ईयर्स होती हैं। दैट इज़ वाई मिसेस श्रीमती जस्टिस सबीना कुड नॉट बी मेड चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। इंस्टेड कौन बन गए? तरलोक सिंह चौहान जी बन गए। आगे चलते हैं। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी ने टुक चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ यानी जो नेवी है, इंडियन नेवी है, उसके वाइस चीफ के तौर पे किसने कमान संभाली है? संजय जसजीत सिंह जी ने। मैंने आपको पहले भी याद करवाया था क्योंकि कमान संभालने वाले थे, अनाउंसमेंट हो चुका था। तो जगजीत सिंह जी जो गजल सिंगर है ना, हमने उनसे याद किया था। देखो नेवी के चीफ कौन है? नेवी के चीफ आर हरि कुमार जी हैं, है ना, राधा कृष्णन हरि कुमार जी। सो राधा कृष्णन जी के हरि के भजन जगजीत सिंह जी गा रहे हैं, उससे आर हरि कुमार तो हमारे चीफ हो गए, और जसजीत सिंह दैट इज संजय जसजीत सिंह वाइस चीफ हो गए नेवल स्टाफ के। इन्होंने सक्सीड किया है वाइस एडमिरल सतीश कुमार नामदेव घोरमड़े जी को। Who has been appointed as the military advisor to National Security Council Secretariat। अब देखिए मिलिट्री एडवाइजर हैं ये, एडवाइजर की बात नहीं की जा रही। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेक्रेटेरिएट जो होता है NSCS, उसके मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे कौन आए हैं? द आंसर इज एयर मार्शल संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह, ये आपको सीधे ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे पास कोई हिंट नहीं है और ज़बरदस्ती मैं हिंट आपको नहीं प्रोवाइड करूंगी। सो ये फॉर्मर वाइस चीफ रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के, और काफ़ी सारे इनके मेडल्स हैं, जैसे कि वायुसेना मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। और इस पोजीशन पे इनसे पहले, ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले इस पोजीशन पे जनरल अनिल चौहान जी थे, जो कि अब सेकंड CDS हैं इंडिया के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, ठीक है। तो जो अनिल चौहान जी थे पहले वो मिलिट्री एडवाइजर थे NSCS के, नाउ ही बिकेम द CDS, और उनकी जगह कौन आए हैं? संदीप सिंह जी आ गए हैं। Who has taken over as the new president of ASSOCHAM? ASSOCHAM क्या है? एसोसिएशन ऑफ
चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो इसके नए प्रेसिडेंट के तौर पे कौन अपॉइंट हुए हैं? एंड द आंसर इज अजय सिंह। इनको पहचानते हो? कई बार करंट अफेयर में चेहरा देखा होगा आपने। कौन है ये अजय सिंह? एक तो ये स्पाइस जेट के चीफ हैं, ठीक है, अच्छी बात है, CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके अलावा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन जो है उसके भी वाइस प्रेसिडेंट घोषित किए गए थे हाल ही में, तो इनको हम करंट अफेयर्स में देखते रहते हैं। सो वही अजय सिंह हैं जिनको कि एसोचैम का प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है सुमंत सिन्हा को। और एसोचैम क्या है? सो ये लीडिंग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड में इन्वॉल्व है उनका ये एसोसिएशन होता है। 1920 में बना था, नॉन गवर्नमेंट नॉन फॉर प्रॉफिट है और इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता है। NASSCOM appoints Anant Maheshwari as new chairperson. Now NASSCOM, अभी हमने एसोचैम की बात की थी, नाउ वी आर कमिंग ओवर टू NASSCOM। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एसोसिएशन है, सर्विस इंडस्ट्री की एसोसिएशन है। सो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM है और उसके नए चेयरपर्सन बने हैं अनंत माहेश्वरी, AM अनंत माहेश्वरी। सो अब देखिए, हम सुबह से ही ऑनलाइन चालू हो जाते हैं ना सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, हम जीमेल करना, माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना, सब AM से चालू हो जाता है। तो AM अनंत माहेश्वरी को ही बना दिया गया है NASSCOM का चेयरपर्सन और अदरवाइज ही इज़ द प्रेसिडेंट एंड CEO एट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, राइट। देन इन्होंने रिप्लेस किया है कृष्णन रामानुजम जी को, जो कि बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज TCS में हैंडल करते हैं। पंकज सिंह इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन। इंडिया की साइकिलिंग फेडरेशन भी, इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन जो कि साइकिलिंग इन इंडिया को गवर्न करती है, 1946 में बनी थी, उसको मिले हैं अपने नए प्रेसिडेंट पंकज सिंह। थोड़ा ब्लर है चेहरा पर किसी से मिलता जुलता लग रहा है। राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं ये, उनके बेटे हैं। कौन है राजनाथ सिंह जी? हमारे डिफेंस मिनिस्टर। सो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के बेटे और BJP MLA हैं ये नोएडा से, इनको बनाया है प्रेसिडेंट इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन का। तो राजनाथ सिंह जी तो बहुत पॉपुलर हैं, बस उनके बेटे हैं इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट, याद रह जाएगा। चलिए, Siddharth Mohanty has been named as managing director and the first CEO of LIC। अब देखिए, सिद्धार्थ मोहंती और LIC पहली बार आप नहीं सुन रहे होंगे। सिद्धार्थ मोहंती जी ऑलरेडी चेयरमैन ऑफ LIC की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। जून 2024 तक ये चेयरमैन की पोजीशन पे रहेंगे। फिर ये जो पोजीशन है चेयरमैन की, इसको हटा दिया जाएगा, इसकी जगह CMD की पोजीशन आ जाएगी, दैट इज MD एंड CEO की पोजीशन आ जाएगी, मतलब चेयरमैन हट जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO आ जाएगा, ठीक है। MD एंड CEO की पोजीशन आ जाएगी और इस पे भी यही कंटिन्यू करेंगे। कब तक करेंगे? जून 2025 तक करेंगे। गॉट इट। तो सिद्धार्थ मोहंती जी और LIC जुड़े हुए हैं, अभी चेयरमैन की तरह और बाद में MD एंड CEO की तरह। गॉट इट। चलें आगे। अरुण सिन्हा अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ NTRO। अरुण सिन्हा, क्या नाम है? अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के तौर पे। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रॉ की तरह, इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करती है और यहाँ पे भी सारी चीज़ें खुफिया तौर से होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ भी आप पब्लिक नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो PMO है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जो पूरा ऑफिस है, उन्हीं के अंडर में काम करते हैं और इनके भी सेम नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के होते हैं, रॉ के होते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कंडक्ट करते हैं ताकि जो इंटेलिजेंस वर्क हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। गॉट इट। तो जितने भी इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? NTRO प्रोवाइड करता है। उसके चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण सिन्हा बने हैं और ये भी आपको सीधे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट approves the appointment of Kalikesh Singh Deo as NRAI president। Kalikesh Singh Deo, NRAI, what is this NRAI? National Rifle Association of India। तो जो क्वेश्चन आपसे किया गया माइलस्टोन क्वेश्चन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को हेड कौन कर रहे हैं? कलिकेश सिंह देव जी कर रहे हैं। तो अब देखिए, काली माता देखी है, अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिली होगी, है ना, काली माता का डिपिक्शन गलत तरह से करने के लिए। तो चलिए, सो काली माता
को क्या किसी राइफल की ज़रूरत है अपना रौद्र रूप प्रकट करने के लिए? नहीं, उनका रूप देख करके ही सब डर सकते हैं, इतनी उनके रूप में पावर है। सो काली माता को राइफल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो हेड हैं वो कलिकेश सिंह देव हैं। तो काली और राइफल का एसोसिएशन आप बना लीजिए, हो जाएगा ये चीज़ याद। ठीक है, काली माता को राइफल की ज़रूरत नहीं है। तो काली माता के हाथ में राइफल मत देखिए, साइड में रखी हुई देख लीजिए। काली माता वैसी हैं, बोलिए आई एम पावरफुल लाइक दैट ओनली, कीप योर राइफल विथ योरसेल्फ। ओके, सो NRAI कलिकेश सिंह देव, इन्होंने रिप्लेस किया है रानिंदर जी को, जो कि इनकम्बेंट प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे। इनको ऑलरेडी 12 साल पूरे हो चुके हैं एंड एज पर द रूल्स 12 साल से ज़्यादा कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है, इसलिए रानिंदर जी को हटाया गया और कलिकेश सिंह देव जी को इस पोजीशन पे लाया गया है। राजीव के मिश्रा अपॉइंटेड CMD ऑफ PTC इंडिया। PTC इंडिया के नए CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? राजीव के मिश्रा जी बने। नाउ व्हाट इज दिस? PTC पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जो पावर प्रोड्यूस की जाती है उसको ट्रेड किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ये हेड कर रहे हैं राजीव के मिश्रा। जिसके पास पावर है उसका राज चलेगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई रटने वाली बात ही नहीं है ना, राइट। तो जिसके पास पावर है या जो पावर ट्रेड कर सकता है, जो पावर ट्रेड कर सकता है, खरीद बेच सकता है, उसी के पास राज है सारा, वही राज करेगा क्योंकि पैसा सारा उसके पास आएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। PTC का प्राइमरी बिजनेस है ट्रेड करना इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग रीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट सेट्स अप 14 मेंबर कमिटी। गवर्नमेंट ने 14 मेंबर की एक कमिटी बनाई है टू लुक इनटू स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जिसके हेड हैं अमिताभ कांत। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हिसाब से जो भी पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसमें घर बना करके देने थे लोगों को, तो वो हॉल्ट हो रखा है। तो उसके लिए अभी कमेटी बनाई गई है 14 मेंबर्स की, और उसको हेड कौन करेंगे? अमिताभ कांत करेंगे, जो कि पहले कौन सी पोजीशन पे काम कर चुके हैं? CEO ऑफ नीति आयोग रह चुके हैं और करंटली G20 इंडिया के शेरपा के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये जो कमेटी है वो 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि भाई किस तरह से इन प्रोजेक्ट को पूरा करना है जो हॉल्ट हो गए हैं, और फेज्ड मैनर में कैसे कैसे लोगों को उनके घर सौंपने हैं। गॉट इट? इतनी सी बात है इसमें, बस ये क्योंकि कमेटी के हेड कौन थे पूछा जा सकता है, इसलिए अमिताभ कांत आप नाम याद रखेंगे। इनको आप बाय फेस भी जानते होंगे, थोड़ी ब्लर है इमेज, काइंडली एडजस्ट। के कृथिवासन टू टेक ओवर एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ TCS फ्रॉम June 1। अब देखिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हमने शामिल किया है। सो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए MD और CEO कौन होंगे? के कृथिवासन होंगे। कब से? 1 जून से होंगे, अभी नहीं चेंज हुए हैं। ठीक है, ये रिप्लेस किसको करेंगे? ये करेंगे राजेश गोपीनाथन जी को, राइट। और ये 5 साल का अपॉइंटमेंट इनको दिया गया है, कृथिवासन। RBI रीअपॉइंटेड संजय अग्रवाल एज चीफ ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 3 years। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ के तौर पे, यानी MD एंड CEO के तौर पे वापस से संजय अग्रवाल जी को ले आया गया है। तो संजय सुनते ही आप चाहें तो संजय दत्त ले सकते हैं, है ना, और उनको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का चीफ देख सकते हैं कि आप AU बैंक के अंदर गया बोल रहे हो, ओ संजय दत्त आप यहाँ क्या करें, तो संजय अग्रवाल याद रह जाएंगे। संजय दत्त देख लीजिएगा वरना कंफ्यूज करोगे आप। दैट इज इट। आगे चलते हैं। 3 साल के लिए इनका रीअपॉइंटमेंट किया गया। हरिहर मिश्रा टेक्स चार्जेस CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ ARC। कौन? हरिहर मिश्रा। हरिहर मिश्रा जी का अपॉइंटमेंट किया गया है एज द CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ ARC। नाउ व्हाट इज दिस ARC? सो दिस ARC इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है? जितने भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बैड डेट्स होती हैं, बैड लोन्स होते हैं कि भाई लोग चुका ही नहीं रहे हैं, ले लिया था, तो ऐसे केसेस को ये खरीद लेती हैं, ठीक है, और फिर अपने लेवल पे उनसे चुकवा लेती हैं और अपना प्रॉफिट इससे बना लेती हैं। तो ये होती है ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। दे बाय द NPAs या बैड एसेट्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उनकी एक एसोसिएशन है और उसके CEO बने हैं हरिहर मिश्रा। हम बोलते हैं ना, हे हरि हमारे सारे कष्ट हर लो, हाँ, हे हरिहर में हार के आया अब क्या राग सुनाऊं, तो ये भजन है, ठीक है। तो हरि हमारे सारे कष्ट हर लीजिए। इसी तरह से जो ARC की एसोसिएशन उसके CEO हरिहर जी को बनाया है, बिकॉज सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के NPAs बैड एसेट्स ये हर लेंगे, अपने पास ले लेंगे। गॉट इट? चलिए
सो 28 ARCs हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं RBI के अंडर में करंटली। सुमन कटपालिया, क्या नाम है भाई? सुमंत कटपालिया रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडसलिंड बैंक। ये हमने पहले भी किए थे। इंडसलिंड बैंक से हमने हिंट लिया था इंडस नदी, सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस के आसपास ही वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशंस पैदा हुई थी, जन्मी थी, बसी थी, और उसी से हम क्या याद रखेंगे कि इंडस ने ही फर्स्ट सिविलाइजेशंस को पाला है। सो कटपालिया, सुमंत कटपालिया, पालिया से इंडसलैंड आप एसोसिएट करके याद रखेंगे। 2 सालों के लिए इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। ऑलराइट, तो अब सेकंड माइलस्टोन क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि एक और पड़ाव हमने खत्म किया है। सो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से पहले ट्राई एंड आंसर दीज 2 क्वेश्चंस। नहीं आते तो गूगल करिए, कुछ भी नहीं करना तो वेट करिए, आंसर मिलेगा। हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विथ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र के सिविलियन अवार्ड्स में सबसे हाईएस्ट लेवल का अवार्ड होता है महाराष्ट्र भूषण। किसे मिला है 2022 के लिए? आपसे पूछा जा रहा है। इन विच ईयर डिड दलाई लामा गेट रेमन मैग्सेसे अवार्ड? दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष में मिला? अब देखिए, अगर आप ध्यान दें तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आजकल तो स्पेशली लास्ट अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए उनमें ईयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखे गए, पर्टिकुलरली SSC के अंदर। तो अब आप सोचेंगे कि मैम करंट में आपने स्टैटिक का क्यों दिया? क्योंकि स्टैटिक भी करंट से ही कई बार निकाले जाते हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ रही कि भाई जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, जो पहले कभी अनाउंस किया गया था दलाई लामा जी को, अब बाय हैंड अब दिया गया है 2023 में। तो दिया अब गया, लेकिन पहले अनाउंस किया गया था, तो आपसे ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है। तो स्टैटिक बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो करंट से जुड़ा हुआ और अदरवाइज भी पूछा जाता है। और करंट की तैयारी आप YT से कर ही रहे हो, स्टैटिक की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो परचम ऐप के ऊपर आपके लिए एक ब्यूटीफुल कोर्स है जो कि SSC के नाम से दिया गया, बिकॉज मेजरली SSC को टारगेट करता है, लेकिन अगर आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ये कोर्स पूरा जस्टिस करेगा। इनफैक्ट स्टेट PSC के बच्चों ने भी ये रिव्यूज़ और रिमार्क्स दिए हैं दैट इट हैज़ हेल्प्ड देम अ लॉट। ओके, सो यहाँ पे SSC का स्टैटिक GK कोर्स मैं टैकल कर रही हूँ, उसके अलावा पूरी टीम है जिसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ ले रखा है। पूरा पैकेज भी आप चाहो तो ले सकते हो GK का, नहीं तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी ले सकते हो। साथ ही साथ आपको Tier 1 की टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे मिल जाएगी। इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल योरसेल्फ इनटू इट। ठीक है, चलिए। ऑफ कोर्स यस, डिस्काउंट्स एंड ऑल चेक कर लीजिएगा। वीकेंड डिस्काउंट्स आते रहते हैं, फेस्टिव डिस्काउंट्स आते रहते हैं, नहीं तो 10% तो आपको ऑफ मिल ही जाएगा। रिचा 10 कोड आप ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। सबसे पहला पॉइंट, CR राव। क्या नाम है? नाम ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। CR राव, कल्यमपुड़ी राधाकृष्णन राव, नहीं तो CR राव याद रखिए। विंस इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023। इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक्स 2023 मिला है CR राव जी को। ये स्टैटिस्टिक्स की फील्ड का नोबेल प्राइज माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, और ये इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है और इनको इंडिया में भी काफ़ी सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिल चुके हैं। अब ये इनका रिसेंट मोस्ट एक अवार्ड है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स की, तो ये 2016 में शुरू हुआ था। 2 साल में एक बार दिया जाता है, यानी बाइनियल है और उस इंडिविजुअल को मिलता है जिसने कोई मेजर अचीवमेंट किया है स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में और उससे टेक्नोलॉजी, साइंस या ह्यूमन वेलफेयर में एडवांसमेंट आया, यानी स्टैटिस्टिक्स से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे मदद मिली है। उस व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन को यहाँ सराहा जाता है। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो इसमें मिस्टर CR राव को $80,000 का कैश प्राइज मिला है और ये अभी अनाउंस किया गया है, इनको ये अवार्ड मिलेगा जुलाई के अंदर। अगर हम बात करें नोटेबल अवार्ड CR राव जी के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2001 में। अब सिर्फ अवार्ड का नाम याद रखने से काम नहीं चलेगा, ईयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का। जैसे इनकी हम बात करें, पद्म विभूषण 2001 में मिला है। SS भटनागर प्राइज, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी का सबसे हाईएस्ट लेवल का प्राइज इंडिया में माना जाता है, वो इन्हें मिला है। विल्क्स मेडल, नेशनल मेडल ऑफ साइंस एटसेट्रा से भी ये ऑलरेडी नवाजे जा चुके हैं। ओके, सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और हमने जब GK शॉर्ट्स का नया कॉन्सेप्ट भी शुरू किया है आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स के थ्रू प्रिपरेशन हेल्प देने के लिए, सो उसमें भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इन इंडिया जो करंट अफेयर से लिए गए थे, दैट विंग कमांडर दीपिका मिश्रा हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर, दैट इज इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, टू गेट गैलेंट्री अवार्ड।
तो वीरता पुरस्कार अगर किसे मिला है, पहली महिला इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, तो वो कौन है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जी। अब चलिए इनके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बिकम्स फर्स्ट वुमेन आईएएफ ऑफिसर टू गेट गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार, और ये राजस्थान बेस्ड हेलीकॉप्टर पायलट है। इनको वायु सेवा मेडल सेना मेडल मिला है। कौन सा मेडल? वायु सेना मेडल। गैलेंट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज इन्होंने दिखाई। जो मध्य प्रदेश के अंदर रिलीफ ऑपरेशन बाढ़ आ गई थी, उसमें रिलीफ ऑपरेशन के अंदर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया 2021 में, और 47 लोगों की जान बचाई। उसके चलते इनको ये पुरस्कार दिया गया है, वायु सेना मेडल, गैलेंट्री। देन इनको ये पदक किससे मिला? अनाउंसमेंट तो हो गया था इंडिपेंडेंस डे पे ही, लेकिन इनको रिसीव हुआ है इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी के द्वारा, और इनके साथ इनको मिलाकर के टोटल 58 लोग हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड इंडियन एयरफोर्स चीफ द्वारा दिए गए। 57 आई थिंक इसमें इंडियन एयरफोर्स के थे, 1 आर्मी का एक पर्सन था जिनको ये अवार्ड मिला है। मुंबई रिकॉग्नाइज्ड अमंग 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO। व्हाट इज FAO? UN की जो एजेंसीज होती हैं, एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें से एक है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एक बड़ा रिकॉग्निशन आया है मुंबई को 2022 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और ये दूसरी बार है कि मुंबई को ये खिताब मिला है। पिछले बार इसने शेयर किया था ये खिताब हैदराबाद के साथ में 2021 में, राइट। और अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, यानी शहरों के साथ साथ प्लांटेशंस एंड फॉरेस्टेशन करने के लिए अवार्ड दिया गया है। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्निशन 2019 में शुरू हुआ। सिटीज़ के एफर्ट्स ग्लोबली सराहे जाते हैं। उन्होंने ट्रीज़ और एनवायरनमेंट को कैसे बैलेंस किया हुआ है शहरीकरण के साथ में, उसके चलते अवार्ड दिया जाता है। सो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और साथ में आर्बर डे फाउंडेशन ये प्रोग्राम कंडक्ट करती है, जिसके तहत सर्टिफाई किया जाता है। इंडियन अमेरिकन CEO राज सुब्रमण्यम प्रेजेंटेड विद प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रवासी भारतीय दिवस आता है एक, कब आता है? वो आता है जनवरी 9 जनवरी को। सो प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, और जो भी हमारी इंडियन डायस्पोरा है ना पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी रहती है, उनको दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है प्रवासी भारतीय सम्मान। किसको दिया गया? इंडियन अमेरिकन CEO। किसके CEO हैं ये? फेडेक्स कॉरपोरेशन के। फेडेक्स पहचान गए ना, जो डिलीवरीज वगैरह करवाते हैं। सो उनके CEO राज सुब्रमण्यम को ये अवार्ड दिया गया है। राज नाम तो सुना ही होगा। वो जो DDLJ में राज था वो भी देखो NRI ही था, बाहर रहता था, और ये भी NRI कैटेगरी में ही आते हैं। NRI बोलिए या फिर हमारे इंडियन डायस्पोरा कैटेगरी का पार्ट बोलिए। सो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि इंडियन डायस्पोरा को दिया जाता है। किसने दिया इनको ये अवार्ड? सो ये इंडियन अमेरिकन CEO है ना, तो हमारे जो US के लिए एम्बेसडर हैं, इंडियाज एम्बेसडर टू द US, तरनजीत सिंह संधू जी, उन्होंने ये सेरेमनी में इनको अवार्ड दिया। तो राज नाम तो सुना ही होगा, समझ गए ना, राज सुब्रमण्यम। हाँ, ओके। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, PM गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान जो है उसको PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया है। सो अब प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 के दिए गए अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें कि ये कैटेगरी रही इनोवेशन सेंट्रल, और उसको कॉन्फर किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किसके ऊपर? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। क्यों मिला गया है इनको ये अवार्ड इस डिपार्टमेंट को? क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो जिस भी तरह से प्लान बनाया गया था PM गति शक्ति स्कीम को लागू करने के लिए, वो प्लान अच्छे से बना करके अच्छे से उस पर काम चल रहा है, उसके चलते दिया गया है। ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए 16th सिविल सर्विसेज डे पे। सिविल सर्विस डे मैंने इंपॉर्टेंट डेज में हाल ही में याद करवाया आपको कि सिविल सर्विस कितने साल पे आप एंटर कर सकते हो? मिनिमम 21, राइट। और जैसे आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो सब आपको फूल देते हैं, और फूल हमारा हिंट है अप्रैल के लिए। अप्रैल फूल से हमने ये लिया था। तो 21 अप्रैल को आता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अब हम बात कर लेते हैं PM गति शक्ति इनिशिएटिव की, क्योंकि इसी के चलते अवार्ड मिला है। सो इसको अक्टूबर 21 में लॉन्च किया गया था। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ताकि अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उन सबको कनेक्ट किया जा सके, हमारे लॉजिस्टिक्स बहुत सुचारू रूप से चल सकें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा चल सके, और सारे जो इकोनॉमिक
क्लस्टर्स हैं, सेक्टर्स हैं, जोन्स हैं, उनमें ग्रोथ देखी जा सके, इकोनॉमी बूस्ट हो सके। सो लॉजिस्टिक कॉस्ट कट करेंगे, कार्गो हैंडलिंग इंप्रूव होगी, टर्न अराउंड टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। इन सब के चलते पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव लाया गया। कर्नाटका बैंक्स नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है, सो उसके तहत सबसे ज़्यादा फसल बीमा योजना करवाने और इसमें ग्रोथ दिखाने वाला कौन सा स्टेट है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है? दैट इज कर्नाटका। ओके, सो बेस्ट इंप्लीमेंटेशन किया है इसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। अगर हम बात करें स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वाले ग्रुप की, तो उसमें पुडुचेरी ने अडॉप्ट किया है। पुडुचेरी है सिक्योर टॉप रैंक इन स्मॉलर स्टेट्स। यहाँ स्मॉलर स्टेट्स लिखा है, अब आप ये मत बोलना मैम पुडुचेरी तो स्टेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी है, लिखा उसको स्मॉलर स्टेट्स ही जाता गया है, PIB की जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके हिसाब से, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन दी। पर स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज में पुडुचेरी ने टॉप किया है, अदरवाइज कर्नाटका ने टॉप किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 18 फरवरी 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, क्रॉप से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी आ गए, जो आपसे क्वेश्चन किया गया था माइलस्टोन के अंदर। डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी कॉन्फर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022। महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर महाराष्ट्र भूषण किसको दिया गया? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को दिया गया। और 2017 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। कौन है ये बेसिकली एक सोशल वर्कर हैं और उसके साथ साथ काफ़ी सारे ये एक तरह से बहुत सारा समाज से रिलेटेड उन्होंने काम किया है। ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, ब्लड डोनेशन, फ्री मेडिकल क्लिनिक्स, जॉब फेयर्स, ये सब इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं और इसके चलते इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसने प्रेजेंट किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको प्रेजेंट किया है, इस अवार्ड को, रायगढ़ महाराष्ट्र में। इसमें शॉल साइटेशन मेमेंटो के साथ साथ 25 लाख रुपए की इनाम राशि भी दी जाती है। जो धर्माधिकारी जी हैं उनके पिताजी को भी ये सम्मान मिल चुका है 2008 के अंदर। उनके पिताजी का नाम डॉक्टर नारायण विष्णु धर्माधिकारी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला अवार्ड्स द फर्स्ट ऑनररी डीलिट टू PT उषा। सो PT उषा जी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने पहली डॉक्टरेट डिग्री दी है। और मेन न्यूज़ बस इतनी सी है, उसके अलावा ये सब PT उषा जी से रिलेटेड स्टैटिक इन्फो है। सो रिटायर्ड इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं PT उषा जी, उनको ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ लेटर किसने दिया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने दिया है, राइट। देन 33 मेडल्स उन्होंने जीते हैं, जिसमें से 19 गोल्ड मेडल हैं एशियंस और एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप्स के अंदर। पहली इंडियन एथलीट बनी थी जिन्होंने 4 कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स जीते थे और 6 मेडल्स भी लेकर के आई थी वो, जिसमें 5 गोल्ड थे जकार्ता एशियन एथलेटिक मीट के अंदर, जो कि कौन से साल में हुई थी? 1985 के अंदर हुई थी, मेरे बर्थ ईयर के टाइम पे। सो मैं बहुत अच्छे साल में पैदा हुई हूँ, वेरी नाइस। ऑलराइट, सो कमिंग ओवर फ्रॉम द रनिंग क्वीन टू द ब्यूटी क्वीन। सो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को क्राउन किया गया है मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 फेमिना के जो पूरा कॉन्टेस्ट हुआ उसके अंदर। सो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, वर्ल्ड क्यों लगाया गया? क्योंकि अब ये मिस वर्ल्ड पेजेंट के लिए कॉन्टेस्ट करेंगी। सो राजस्थान से नंदिनी गुप्ता, कहाँ की है नंदिनी गुप्ता? राजस्थान को बिलोंग करती हैं। इनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 घोषित किया गया। कई बार रनर अप पूछ लेते हैं एग्जामिनर, बोलते हैं अच्छा विनर तो याद करके आए हो सब जने, अब मैं कट ऑफ कैसे निकालूं, मैं मेरिट कैसे निकालूं, तो चलो रनर अप बता दो। सो ये रनर अप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट रनर अप हैं श्रेया पूंजा जो कि दिल्ली से हैं। 59th एडिशन हुआ ये फेमिना मिस इंडिया का और ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ? इम्फाल मणिपुर के अंदर हुआ। 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट अब होगा जिसमें रिप्रेजेंट करेंगी नंदिनी इंडिया को और ये कहाँ होगा? UAE के अंदर होगा। फेमिना मिस इंडिया की अगर हम बात करें तो हर साल होता है, ये 1952 से हो रहा है और जो भी जीतता है वो फिर वर्ल्ड लेवल के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। विनर्स ऑफ 68th Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड 2023, फिल्म फेयर अवार्ड्स बेसिकली Hyundai स्पॉन्सर की वजह से इधर है। सो 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स रहे। ये दोनों जो मूवीज़ आप देख रहे हो इनको बेस्ट मूवीज़ मिला है, एक को पॉपुलर कैटेगरी, एक को क्रिटिक्स कैटेगरी। सो 68th Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ हुए? कन्वेंशन सेंटर, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई के अंदर ये हुए। बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी,
बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स मिला है बधाई 2 को, और गंगूबाई काठियावाड़ी के ही जो डायरेक्टर हैं वो बेस्ट डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल के अंदर मेल में राजकुमार राव को मिला है बधाई 2 के लिए, और फीमेल के अंदर आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। देन बेस्ट डायरेक्टर लाइक आई टोल्ड यू संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट म्यूजिक एल्बम, अब यहाँ पे शिवा, कौन सा शिवा, ब्रह्मास्त्र। सो प्रीतम को मिला है बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा मूवी के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रेम चोपड़ा जी को, प्रेम चोपड़ा। और फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर हम बात करें 1954 से ये दिए जा रहे हैं और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में काउंट किए जाते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सांतोग्बा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी? किसको सांतोग्बा ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उन्होंने समाज में जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं उसके चलते। आंसर इज सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, ये जानते होंगे आप, लद्दाख काफ़ी सारे मुहिम लद्दाख से चला रहे हैं, काफ़ी वहाँ से सर्विस लद्दाख के लोगों को दे रहे हैं। सो सोनम वांगचुक नोटेबल इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट हैं, उसी के साथ साथ डायरेक्टर हैं स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसे सेक्मॉल भी कहा जाता है। इनको दिया गया सांतोग्बा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जिसमें 1 करोड़ की धनराशि भी शामिल होती है। और इसको कौन प्रेजेंट करता है? श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स। ये जो SRK है ये शाहरुख खान नहीं है, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स है, और उनका जो फिलैंथ्रोपिक विंग होता है जो सोशल सर्विसेज करता है, श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन, इसकी तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने नोटेबल कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी में कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए। और जो सोनम वांगचुक हैं वो इन्वेंटर हैं आइस स्तूपा टेक्निक के। जब बहुत ठंड पड़ती है, ग्लेशियर आइस जो होती है उसको स्तूप की तरह, कोन की तरह जमा लिया जाए और गर्मी में उसी से फिर पानी यूज़ किया जा सके। सो ये जो टेक्निक है इससे वाटर क्राइसिस में बचने के लिए इन्होंने बनाई थी। दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान अवार्ड, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान अवार्ड भी कहा जाता है। जो लता मंगेशकर जी का परिवार है और जो ट्रस्ट है वो मिलकर के अवार्ड देते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है नेशन, लोगों या सोसाइटी को। तो इस बार 3 लोगों को अवार्ड मिला है, आशा भोसले जी, विद्या बालन और पंकज उधास जी को। ओके, बस इतनी बात ध्यान रखनी, और कुछ नहीं है इसमें। कुमार मंगलम बिरला ऑनर्ड विद बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड, बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का 13th मैनेजमेंट इंडिया अवार्ड्स हुआ, उसमें बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड का अवार्ड गया कुमार मंगलम बिरला जी को, जो कि कौन है? आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पे और भी कैटेगरीज थी, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया, तो ये मिला राहुल कानवाल को, जो कि आज तक न्यूज़ चैनल और इंडिया टुडे के न्यूज़ डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सबसे आउटस्टैंडिंग कौन सी रही? तो NPCI, जिससे हम सारे डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो आउटस्टैंडिंग रही। ठीक है, देन उत्साह पटनायक, क्या नाम है? उत्साह पटनायक, सिलेक्टेड फॉर मैल्कम आदिशेषा अवार्ड 2023। सो मैल्कम आदिशेषा अवार्ड 2023 के लिए किसको सिलेक्ट किया गया? उत्साह पटनायक को सिलेक्ट किया गया है। ये इकोनॉमिस्ट हैं, एक रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं और नेशनल इंटरनेशनल रेप्यूट की हैं। और ये जो अवार्ड है ये हर साल मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिशेषा ट्रस्ट जो MEAT है वो देती है, और ये अवार्ड चेन्नई के अंदर दिया जाता है, राइट। और इसके अंदर साइटेशन होता है और 2 लाख रुपए का कैश प्राइज होता है। तो ये उत्साह पटनायक मैल्कम आदिशेषा अवार्ड, देखिए नाम बहुत अलग हैं दोनों ही, मैल्कम आदिशेषा, उत्साह, राइट। तो जो थोड़ी ऑलरेडी वियर्ड चीज़ें होती हैं, वियर्ड इन द सेंस डिफरेंट होती हैं, है ना, जो लेस नोन होती हैं, लेस कॉमन होती हैं, वो याद रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो आप चाहें तो कर सकते हैं। दलाई लामा रिसीव्स रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब यहाँ से मैंने स्टैटिक क्वेश्चन पूछा था। अब देखो ये जो हेडलाइन है ना, ये मिसलीडिंग हो सकती है और कई सारे न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में आपको देखने को मिल सकती है। दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे अवार्ड पहली बार ऐसा नहीं है कि अब जाके इतने सालों में रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनसे सम्मानित किया गया, नहीं। दलाई लामा को ये अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है इन द ईयर 1959, इन द ईयर 1959। और यही सवाल मैंने आपसे पूछा था, कौन से साल में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनको सम्मानित किया जाना मतलब अनाउंस हो गया कि इनको मिल गया है।
अब वो अवार्ड इनके हाथ में नहीं पहुंच पाया बिकॉज इनके ब्रदर ने रिसीव किया और ये एग्जाइल पे थे, है ना, इंडिया में रह रहे थे। अब जाके इनके हाथ में आया है, लेकिन मिला कब है? 1959 में मिल चुका है। तो ये ईयर याद रखिएगा, करंट न्यूज़ ये है, इससे स्टैटिक पूछा जा सकता है। सो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को 1959 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड रिसीव हुआ था, ठीक है, रिसीव हुआ था, लेकिन रिसीव्स रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन हैंड कब आया है भाई? 2023 में। और ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे, राइट। सो पर्सनली 64 ईयर्स के बाद मिला है। रेमन मैग्सेसे प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कई बार कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज माना जाता है, 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, अभी हम देखेंगे। अवार्ड अनाउंस हो गया था अगस्त 59 में, और दलाई लामा के जो ब्रदर हैं ग्यालो थोंडिन, नाम याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, उन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट किया था, लेकिन तभी से ये देश निकाला पे हैं, एग्जाइल पे हैं और इंडिया में रह रहे हैं, सो ही कुड नॉट रिसीव इट पर्सनली। अब अगर हम बात करें कुछ स्टैटिक पोर्शन की, तो दलाई लामा, ये जो वर्ड है तो पूरा नाम है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, दलाई एंड लामा। दलाई का मतलब होता है मंगोल भाषा में ओशन समुद्र, और लामा का मतलब तिब्बतन भाषा में होता है मास्टर, टीचर या मेंटोर। तो जो पूरा सागर है ज्ञान का, जो टीचर है, वो दलाई लामा कहलाता है। जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स है 1957 में शुरू हुए थे, 59 में दलाई लामा जी को अनाउंस कर दिया गया था। एंड 6 कैटेगरीज में, लाइक आई वाज टेलिंग यू, दिए जाते हैं: गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, क्रिएटिव आर्ट एंड पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। किरण नादर conferred with highest French civilian award, Knight of the Legion of Honor। सो किरण नादर जी को मिला है फ्रेंच का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, फ्रांस का, है ना, और फ्रेंच सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट, नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। कौन है किरण नादर जी? सो शी इज़ द वाइफ ऑफ शिव नादर, जो कि HCL टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर हैं, और ये फिलैंथ्रोपिक काम भी करती रहती हैं और कलेक्शंस भी करती रहती हैं, और इन्होंने इंडिया फ्रेंच कल्चरल टाइज़ को स्ट्रॉन्ग किया है अपने कलेक्शंस और आर्ट एंड कल्चर से जुड़ाव के चक्कर में, और इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। Who has recently been conferred with the Order of Australia, AO, Order of Australia, the highest civilian honor of Australia in 2023। So रतन टाटा जी को मिला है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग किया है, लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टू इंडो ऑस्ट्रेलियन टाइज, स्पेशली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फिलैंथ्रोपी यानी सोशल वर्क के अंदर। और एशियाज हाई कमिश्नर टू इंडिया बैरी ओफेरल जो है, उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है। ओके जी, तो ये हो जाता है हमारा 3rd कैटेगरी भी ओवर। अब हम आते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज़ ओबिचुअरीज। सो हम याद कर रहे हैं उन लोगों को, उन एमिनेंट लोगों को जिनका हाल ही में निधन हुआ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे को एग्जाम में मार्क्स भी दिलवा सकते हैं। सम्मान तो हम दे ही रहे हैं, मार्क्स पाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेजेंडरी इंडियन टेस्ट क्रिकेटर सलीम दुरानी पासेस अवे एट 88। सो ऑलराउंडर थे क्रिकेट के सलीम दुरानी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। और अब इनके बारे में देख लेते हैं कि 29 टेस्ट मैचेस इन्होंने इंडिया के लिए खेले हैं। ये अकेले खिलाड़ी हैं, ऐसा कहा जाता है, जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ, इंडियन प्लेयर जो इंडिया के लिए खेलते हों, एंड बॉर्न इन अफगानिस्तान। और फर्स्ट क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट क्रिकेटर टू बी ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड इन 1961 इनको ये अवार्ड दिया गया था। सो सलीम दुरानी कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? ही वॉज अ क्रिकेटर, ही वॉज एन ऑलराउंडर, टेस्ट इन्होंने काफ़ी सारे खेले इंडिया के लिए, बॉर्न इन अफगानिस्तान, और पहला अर्जुन अवार्ड विनर क्रिकेटर अगर कोई था तो ये थे 1961 में। चलिए आगे। Then former CJ, that is Chief Justice of Calcutta High Court, TB Radhakrishnan passes away। So पूछा जा सकता है TB राधाकृष्णन जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? वो जज थे। सो चीफ जस्टिस थे वो, ना सिर्फ कलकत्ता हाई कोर्ट के, बल्कि वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के तौर पे भी में भी चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर चुके थे, और केरला हाई कोर्ट के जज के तौर पे भी काम कर चुके थे। नेक्स्ट, पंजाब्स एक्स CM प्रकाश सिंह बादल पासेस अवे एट 95। काफ़ी पॉपुलर पॉलिटिशियन अपने समय के प्रकाश सिंह बादल, और 8th CM रह चुके थे ये पंजाब के, और 5 बार CM की पोजीशन पे ये
पंजाब को सर्व कर चुके थे। ही वॉज द पेट्रन ऑफ शिरोमणि अकाली दल, जो कि सिक्स सेंटर पॉलिटिकल पार्टी थी। शिरोमणि अकाली दल के पेट्रन थे, यानी कि मेन मुखिया रह चुके थे। उसी के साथ साथ इन्होंने 11th यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। किसकी सरकार में? मोरारजी देसाई जी की जब सरकार थी। फॉर्मर महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन केशव महिंद्रा पासेस अवे। सो केशव महिंद्रा, जो कि महिंद्रा ग्रुप के हम बोलते हैं चेयरमैन एमेरिटस, यानी कि हमेशा ये चेयरमैन पोजीशन पे रहेंगे ही रहेंगे। सो उनका हाल ही में निधन हो गया एंड वो चेयरमैन के तौर पे 1963 से 2012 तक उन्होंने सर्व किया एंड देन ही बिकेम चेयरमैन एमेरिटस, कि वो मेन रहे नहीं रहे पर चेयरमैन में उनका नाम रहेगा। एंड इन्होंने हाल ही में फोर्ब लिस्ट में, इंडिया की जो रिचेस्ट बिलियनियर्स की लिस्ट है 2023, उनमें इनका नाम वापस देखा गया था और 1.2 बिलियन US डॉलर की नेटवर्थ के साथ में। सो ही हैड री एंटर्ड द लिस्ट और इसलिए वापस सुर्खियों में आए थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस उत्तरा बावकर जी का निधन हो गया और नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं ये अपनी एक्टिंग के लिए। मूवीज़ और टीवी पे एक्टिंग करते इनको देखा गया है, आपने भी देखा ही होगा। 1984 में इन्होंने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी जीता था। सो उत्तरा बावकर कौन सी फील्ड से जुड़ी हुई थी? एक्टिंग की दुनिया से इनका ताल्लुक था। देन फ्रीडम फाइटर, पब्लिक हेल्थ पायनियर डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी पासेस अवे। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी जी का संबंध बांग्लादेश से है वैसे तो, राइट, बट देन क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशंस है उनमें भी इनको कंडोलेंस दी गई है, इसलिए इनको इनके बारे में पढ़ लेना ज़रूरी हो जाता है। फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, 1971 के लिबरेशन वॉर के अंदर ये आकर के इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। अदरवाइज ये पब्लिक हेल्थ पायनियर रहे हैं, सर्जन रह चुके हैं बाय प्रोफेशन, पर अपना प्रोफेशन छोड़ करके आए थे, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था वॉर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इन द ईयर 1985। सो डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, बांग्लादेश, ढाका के अंदर इनका निधन हुआ। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट ओबिचुरी कैटेगरीज ऑल्सो। जाते जाते आपके लिए एक साइनिंग ऑफ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमिंग वीडियो के अंदर मिलेगा, जिसमें हम साइंस स्टेट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, नेम इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का नाम बताइए जो जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन है और बहुत ही जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन ओवर होने वाला है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही हैं। सो काफ़ी हाई बजट प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं इसके साथ, ब्यूटीफुल सा एक प्रोजेक्ट है। आता है आंसर तो लिखिएगा एंड जल्दी मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, डाउट है, कंसर्न्स हैं, कोर्सेज सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, वीडियो के रिगार्डिंग, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन टू अस एट parchamclasses06@gmail.com। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, आंसर्स, फीडबैक्स, कॉमेंट्स एंड hope to see you soon in another video. Take good care of yourself. Bye bye.